बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर राब्तों की खबरें हैं। अदलिया की तरफ से मुज़ाकरात कौन कर रहा है? आइन और कानून आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से क्या रहनुमाई करता है? तौहीन अदालत के नोटिस के हवाले से क्या आइन और कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? जिन अदालतों में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, क्या वो जजेस इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को मान लेंगे? और किसने इन जजेस तक ये पैगाम पहुंचाया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। डील नहीं तो फिर ख्वाजा सरा तैयार हैं, ये धमकी दी गई है हकूमती कारिंदे की तरफ से। किसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। एजेंडा नंबर 1 कप्तान की रिहाई और आगे से क्या जवाब आया व्यूअर्स, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। आपने इस लड़ाई को कम करने की बजाय पाकिस्तान की अदालतों पर हमले करवाना शुरू कर दिए। ये सिलसिला खत के जरिए शुरू होता है और जिन लोगों ने जो खत भेजे पाकिस्तान की तमाम अदालतों के जजेस को, उनके नाम आज तक मंजर आम पर नहीं आए। फोरेंसिक करवाया गया और उस खत के अंदर जो पाउडर मिला, वो पाउडर किसने किसके कहने पर इस्तेमाल किया और ये लोग कौन थे, इस हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सकी। फिर इसके बाद हमने व्यूअर्स ये भी देखा कि तौहीन अदालत के नोटिस के ऊपर जो खुफिया एजेंसी के सरबराहान को भेजे गए, उनमें से कोई पेश नहीं होता। अदालत का जो मिजाज था वो बड़ा साफ, हमें जो उर्दू फैसले में लिखा हुआ पता चल गया कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब गुमशुदगी के जो मुकदमात हैं और जो शिकायत उनको मौसूल हुई पिटीशंस की शक्ल में, अब वो चैन से नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि वो कार्रवाई जिसे पेमरा के जरिए बंद करने की कोशिश की गई, अब पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर लाइव दिखाई जाएगी। मेरी इतलात ये है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पेमरा ने हदायत जारी कर दी हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर कुछ जो इस हुकूमत के प्यार करने वाले हैं उन्होंने भी ये हदायत ऑफ द रिकॉर्ड जारी कर दी हैं कि कोई टेलीविजन चैनल अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की अदालत लाइव जाती है तो इसे नहीं दिखाएगा। और उस दिन शायद यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए, यानी ऐसे से इनके पास बैरियर्स मौजूद हैं, वॉल्स मौजूद हैं जो खड़ी की जा सकती। यानी उस रोज़ पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं चलेगा, लेकिन पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के हवाले से कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई का क्या नतीजा निकलता है और आप इसे रोक नहीं सकेंगे। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर अदलिया इस्टेब्लिशमेंट तनाव खत्म करवाने के लिए बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ये इंकशाफ करते हैं कि महाजराई के खात्मे और अदलिया से मुतल्लिक अमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। क्या पाकिस्तान की अदालतों के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी थे? राना साहब, शायद आप और आपके प्यार करने वालों के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी होंगे, लेकिन जजेस ये मुज़ाकरात कभी नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान की अदालतों ने इस मौके पर जब 6 जजेस ने मुदाखलत के लिए खत लिखा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने खिताब के अंदर ये कहते हैं कि अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारा एहतराम नहीं होगा, तो फिर हम भी आपका एहतराम नहीं करेंगे। ऐसे माहौल में क्या मुज़ाकरात करके पाकिस्तान की अदालतें पीछे हटेंगी? और फिर व्यूअर्स, ये भी सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि मुस्तकबिल में फिर वो लोग जो अदालतों के हवाले से बयानात देते हैं वो भी इसी किस्म की नज़ीर को इस्तेमाल करते हुए अदालतों में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि जनाब हमारे साथ भी आप मुज़ाकरात कर लें। तो क्या पाकिस्तान की अदालत में बैठे हुए जज जो इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वो उस तरह काबू नहीं आए, क्या वो मुज़ाकरात की मेज़ पर काबू आ जाएंगे? ये बहुत ही अहम सवाल है। वज़ीर-ए-आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतल्लिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बात की। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमने चोर रास्ते से रात की तारीकी में कुछ लोगों को भेजा है और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं। अब ये लोग कौन है ये हम आपको नहीं बताएंगे। जिस तरह से जबरी गुमशुदगियां होती हैं और उसमें एजेंसीज का नाम आता है, उसी तरह ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें भी जो लोग गए हैं हम उनके हवाले से आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये पूरा खेल जो है बता देता हूँ ये किस तरह हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ना ये अदालती निज़ाम कैसे चलता है।
मैंने इस निज़ाम को बहुत करीब से इसलिए भी देखा, अदालतों में रोज़ाना जब खबर बन रही होती थी तो उस प्रोसेस को अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते। चैम्बर्स की सियासत बड़ी अहम है। आप किसके चैम्बर में बैठते हैं, उस चैम्बर की जो अदालती जो महाज है उससे बाहर यानी वकला के अंदर क्या अहमियत है, वो चैम्बर अगर बड़ा है उसकी सियासी पेनिट्रेशन कैसी है, हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, और उस चैम्बर से कितने जजेस मुंतखब हुए या उनका इंतखाब इस सियासी जमातों की तरफ से किया गया। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो मेरी इतलात के मुताबिक जो चैम्बर सियासत है इस वक्त एक्टिव है और पता ये लगाया जा रहा है कि कौन किसके चैम्बर में बैठता रहा और किसके चैम्बर की ज़्यादा चलती है। दोनों तरफ से जोर लग रहा है और ये पैगामात उन जज साहिबान को जा रहे हैं जिनमें बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी हैं, इसके अलावा दीगर लोग। यानी एक तरफ लोग खड़े हैं मुज़ाकरात के लिए और दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा। सिर्फ वन वे ट्रैफिक आपको चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर ये टू वे ट्रैफिक होती ना तो जो फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने लिखवाया उर्दू में ताकि सबको समझ आ जाए, वो कभी भी ये काम ना करते। और फिर जो उन्होंने कहा कि इस अदालत की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए और उसे फैसले का हिस्सा बना दिया, तो वो ये भी ना करते। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि जजेस का खत लिखना काफ़ी है, ऐसा लायामल बन जाए कि इदारे एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत ना करे। मौजूदा सूरत हाल की बड़ी वजह इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो सियासतदानों के साथ बात करने को तैयार नहीं है। मेरा ना मसला और मेरे साथ पाकिस्तान की अवाम का मसला ये है कि कोई एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, बिल्कुल ठीक है, हदूद व क़यूद का तयन करना चाहिए। आईन पाकिस्तान राना साहब आपको इसमें भरपूर रहनुमाई करता है। सिर्फ मसला ये कि कोई इस किताब को खोल के पढ़ता नहीं है और अगर कोई पढ़ भी ले तो उसे भूलाने की कोशिश की जाती है और आप अपना आइन जो है वो खोल के बैठ जाते हैं। मसला यहाँ पर यह है कि आप इदारों में मुदाखलत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के जो राइट्स हैं उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुदाखलत होती है वो कहाँ जाए। और आप शहबाज शरीफ हुकूमत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बहुत तशवीश पाई जाती है। जनाब आप बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपको जितवाया गया और आपको जो तशवीश है वो होगी इसलिए कि जिन्होंने आपको जितवाया और जिन्होंने जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो अब तकाजा कर रहे हैं कि तुमने हमसे मोहब्बत का ये जो दावा किया, हमने अपनी मोहब्बत निभाई, क्या तुम अपनी मोहब्बत निभाने के लिए तैयार हो। तो मोहब्बत में ये वन वे मोहब्बत नहीं होगी बल्कि ये टू वे मोहब्बत है और इस मोहब्बत का तकाजा आपको तशवीश के अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए इस तरह आप इसका इजहार कर रहे हैं। हुकूमत किसके कहने पर बैकडोर राब्ते कर रही है, ये बहुत ही अहम सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर जी, और किसके कहने पर? हुकूमत ने अदलिया और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में जो एक तनाव है इसे ख़त्म कराने के लिए बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए जी। और इस एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि इस तनाव को ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत को फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए, इसलिए ये राब्ते जो हैं वो किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, जजेस की तैनाती इल्तवा का शिकार है और ये भी इसी खबर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने मरियम को तो बुला लिया कि अगर आपने इसे झंडे में ना रखा तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर इसका एक रिएक्शन आएगा। जजेस की तैनाती एक बहुत बड़ा मसला है और नून लीग चाहती है कि उनकी मर्जी के लोगों को इसमें शामिल किया जाए और निगोशिएशंस की जा सकें इस नुक्ते पर जब आप हमें बुलाएंगे। और ये जो मैंने चैम्बर की सियासत का जिक्र किया ना, तो इस तरह शुरू होती है। आपका क्या ख्याल है कि नून लीग का चैम्बर की सियासत में कोई अमल दखल नहीं है? एहसन भवन साहब और बहुत सारे ऐसे लोग जो जज भी रहे और वकला सियासत में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है और पाकिस्तान के बहुत सारे मुकदमात में एक लेज़ॉन आपको इन वकला कायदीन की तरफ से चैम्बर्स के ज़रिए जजेस के साथ ये गठजोड़ नज़र आएगा। उन्हें क्या नून लीग एक्टिव नहीं करेगी कि ठीक है किसको जज लगाना है, कौन सा जज होगा, ये बात मानता भी है, अच्छे बच्चों की तरह हमारी बात सुनेगा भी। तो इसके ऊपर अब निगोशिएशन जो है वो हो रहा है। अब एस्टेब्लिशमेंट का क्या मुतालबा है, वो क्या मुतालबा कर रही है? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के 4 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तौहीन अदालत का एक केस ज़ेर समाअत है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को फरीक बनाया गया। शायर अहमद फरियाद की बाजियाबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला भी ज़ेर समाअत है जिसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब हैं उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों की को एक वार्निंग जारी की और
जो एक अंदरूनी मैकेनिज्म के हवाले से कई सवालात अपने हुक्मनामे में शामिल कर लिए कि इनके पास मैंडेट क्या है, किसके कहने पर एफआईआर कटती है, और एफआईआर काटने का यानी इनकी अपनी एफआईआर और उसकी एसएचओ से ज़्यादा हैसियत नहीं है। पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च किया जाता है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, हिरार्की को बताया चाहिए। तमाम सवालात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से उठाए गए। एस्टेब्लिशमेंट को इस सारी सूरत हाल पर काफ़ी तशवीश है और वो ये चाहती है कि इस मामले को किसी तरह आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया जाए, यानी रफा दफा कर लिया जाए। कहा यह जाए कि जनाब दो भाई हैं, लड़ पड़े कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मामला दो भाइयों का नहीं है, दो इदारों का है। और अगर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से किया गया तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि ये निज़ाम और आम आदमी जिस इस्तराब से गुजर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के हालात को लेकर, वो कभी भी इस निज़ाम के ठेकेदारों को और अदलिया को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आपके अपने राइट्स की बात आई तो आप डील कर लें, जब आम आदमी के राइट्स की बात आएगी तो क्या आप आम आदमी से भी डील करेंगे, उसकी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करके? ये सवाल है इस निज़ाम के करता धरता और ठेकेदारों से। फिर भी ये भी सवाल है कि अदलिया मामला सेटल करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। और इसने दो बड़े वाज़ेह सबूत दे दिए। सबूत नंबर 1 कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना कि हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे और अर्श वाले का खौफ है, फर्श वाले का नहीं, और अदालतों का एहतराम आपको करना है, और अगर आप अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर आप हमारे से भी तवक्को मत रखें। अर्श वाले का एहतराम है, फर्श वाले का एहतराम नहीं। हम अर्श वाले से डरते हैं और फर्श पे बैठे हुए लोगों से नहीं डरते। ये बहुत ही अहम जुमला है आज की इस गुफ्तगू का, और आपने इसे हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपने एक दिन अपने रब के सामने खड़े होना है। तो उस वक्त आप किस मुंह से खड़े होंगे, शायद लोग ये भूल जाते हैं। और ज़मीनी खुदा अवाम के साथ जो सलूक कर रहे हैं, अब इसके खिलाफ अगर अदालतें भी पीछे हट गई तो फिर यकीनन अदालतों से भी पाकिस्तान की आवाम का ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हुआ है ना, ये ख़त लिख कर और अदालतें जैसा बोल रही हैं, इससे भी अब एतबार उठ जाएगा अगर आपने ऐसा किया। फिर सबूत नंबर 2 ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर फरहाद की बाजियाबी की रियासत के एमा पर अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद इसके लिए इसको बाजियाब ना होना और इंतहाई सख्त रिकॉर्ड पर जो आपने एक फैसला लिखवाया, ये हमें बहुत कुछ बता रहा है। पाकिस्तान की एजेंसीज को वार्निंग दी गई, हुक्मनामा बोल रहा है, यानी एक एक लफ्ज़ जज मोहसिन अख्तर कियानी का बोल रहा है कि हम किसी किस्म के बैकडोर राब्तों पर यकीन नहीं रखते। अब नतीजा क्या निकलेगा? एक बड़ी महाजर आई, अदलिया का शिकवा है जी के उसके काम में मुदाखलत की गई है और जजिस पर दबाव डाला जा रहा है। अब तक इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बिलाखिर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत का नोटिस लेना पड़ा, जारी करना पड़ा। अब ये मामला अदालत से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा, और मंतकी अंजाम तक अगर ये मामला पहुंचा तो वो अदालत के जरिए ही पहुंचेगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट को ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें और राना साहब जो बातें करें इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। शहबाज शरीफ की कौन सुनेगा, ये भी अहम सवाल है, क्योंकि उन्हें तशवीश है। और अगर सेटलमेंट मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करवाने की कोशिश करेगा तो फिर याद रखिएगा कि ये बेनिफिशरीज जो हैं, अगर वो खुद ही से बड़े बनकर दो इदारों के दरमियान मामलात को सुलह सफाई करवाने की हद तक लेकर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम की हमेशा के लिए आपके साथ लड़ाई हो जाएगी। फिर भी इन हालात के अंदर हमें ये भी देखना है कि ये मैंडेट आपके पास क्या है। आप किस हैसियत में काजी साहब सेटलमेंट करवाने की बात करेंगे, और फिर वो कौन लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर चैम्बर्स में जा रहे हैं, और आइन और कानून आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से क्या कहता है। मैं आपको ना एक खबर और भी दे देता हूँ, और ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फिर दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर ने SIFC इजलास के बाद जो गुफ्तगू की है जी मीडिया से, उसमें ये कहते हैं कि इमरान खान का मामला पहले नंबर पर है, इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल जाए तो ऐसी जगह पर बात करने की ज़रूरत नहीं जहां माहौल ना हो, मौका ना हो और दीगर लोग भी मौजूद हों। चूँकि इस निज़ाम के बेनिफिशरीज भी वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग किया, वो भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। बेनिफिशरीज में शहबाज की पूरी शहबाज हुकूमत और उनकी काबीना शामिल है। फिर इसके अलावा मरीम नवाज़ वहाँ पर मौजूद थी, जो एनिमी नंबर 1 है इमरान खान की और पाकिस्तान की आवाम की भी। मुझे इस पे कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ इस किस्म की अब तक हमने देखी हैं जो अवाम दोस्त नहीं हैं, बल्कि अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं।
اور وہ ٹک ٹاک کے ذریعے اپنا ایک امیج بنا رہی ہیں. ٹک ٹاک کے ذریعے امیج نہیں بنتا، صرف وائرل ہوا جاتا ہے، اور جو چیز وائرل ہو جاتی ہے نا وہ موذی ہوتی ہے، اور وہ ٹک ٹاک کے ذریعے اپنا سیاست میں مقام بنانا چاہتی ہیں. اگر کوئی پاکستان کی عوام سے یہ سوال کرے نا کہ مریم کی ایبلٹیز کیا ہیں، قابلیت کیا ہے، اس کے اندر ایسا کیا تھا کہ اسے باپ کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی گئی، جس طرح یہ کوئی مروسی ایک بادشاہی نظام ہے اور اس میں باپ کے بعد اس کی اولاد کو بٹھانا لازمی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا نا، تو پھر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ مریم کی اصل میں ویلیو کیا ہے. ویورز، علی امین گنڈا پور نے نا بہت ساری باتیں کر دی ہیں. وہ ایک تو ایک کلیم یہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے کسی اور لیول پر بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. عمران خان سے متعلق بات چیت ہم کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو کر رہے گا. اس کے لیے الگ سے ماحول بنانا پڑتا ہے، اور یہ موقع نہیں تھا. ہمیں انہوں نے بلایا ایس ایف آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر، تو ہم نے اپنے صوبے کی بات کی، فنڈز کی بات کی، سرمایہ کار کو کس طرح کے پی میں لانا ہے اس کی بات کی، اور وفاق کے ساتھ ہماری جو ریزرویشنز ہیں ان ریزرویشنز کے اوپر ہم نے بات کی. علی امین گنڈا پور نے جی ایک بات بڑی واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہیں پر بات چیت ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سطح پر کوئی انگیجمنٹ ضرور ہو رہی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے راستے کبھی بھی بند نہیں کرتی، اور ان راستوں میں ہمیشہ یہ آپشنز رکھے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں واپس جانا پڑا اور حالات سازگار نہ ہوئے تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. پاکستان کے سیاسی قائدین کے ساتھ کس لیول پر بات کرنی ہے، اور ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انہوں نے نا مختلف محاذوں کے اوپر، یعنی سیاسی جماعتوں کے لیول کے اوپر اپنے کچھ نہ کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، جو دونوں طرف بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیغام بھیجا جاتا ہے. اور گنڈا پور نے جو بات کی ہے کہ کسی لیول پر یقیناً تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے رابطے ہیں. نمبر 1 عارف الوی صاحب جو ہیں، ان کے رابطے ہمیشہ سے رہے. ایوان صدر میں وہ ابھی تازہ جو ہے اسے چھوڑ کر آئے، تو یہ رابطے ختم نہیں ہوں گے. اور علی امین گنڈا پور کا یہ جو کہنا ہے، یقیناً ان کا اشارہ عارف الوی صاحب کی طرف ہے کہ یہ رابطے ہو رہے ہیں. ویسے ابتدائی طور پر علی امین گنڈا پور کا نام شامل نہیں تھا ایس ایف آئی سی کے اجلاس میں. جب حکومت وقت پر تنقید کی گئی تو پھر ان کا نام اس میں ڈالا گیا. اب اس کے حوالے سے جی ایک کریڈٹ لینے کی گورنر کے پی کے کوشش کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر ان کا نام شامل نہیں تھا، لیکن میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی اور بعد میں ان کا نام اس لسٹ میں شامل کیا گیا اور انہیں دعوت نامہ بھجوایا گیا. مگر اس کی دوسری طرف گنڈا پور کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے سلسلے کا ایک حصہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستے کھولتی ہے اور یہ راستے ہمیشہ بند نہیں کیے جاتے، پیغام بھیجا جاتا ہے. اور اس کی ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو محمد زبیر صاحب یہ راستے کھول کر جاتے رہے اور ان سے بات کرتے رہے، جن سے نواز شریف صاحب کو بہت سارے بینیفٹس ملے، یعنی جنرل باجوہ. اور پھر اگر عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ساری میڈیشن ہوئی اور یہ کی گئی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان عارف الوی صاحب نے. اور پھر لاسٹ جو ملاقات ہوئی جو کور ہیڈ کوارٹر پشاور کے اندر، اور وہ ملاقات کس لیے تھی، جس کے بعد حکومت وقت کے لیے ایک طرح سے مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو گئی. ایک تجسس اور تشویش پایا گیا شہباز حکومت کے درمیان کہ اگر ان سے بات ہو گئی اور یہ معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء بھی میدان میں آئے، انہوں نے بھی تنقید کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کر سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی اینڈ دیر آر سو مینی ادر نیمز جنہوں نے اس ملاقات کے بعد کرٹیسزم جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اس گفتگو کا حصہ ہوں، اس مذاکرات کا حصہ ہوں، اس ایجنڈے کا جو ہم نے طے کیا کہ عمران خان کی رہائی، ہم اس کا حصہ ہیں اور بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب عمران خان بات چیت کے لیے کیا راضی ہو گئے ہیں؟ مسئلہ جی یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب نا کبھی بھی بات چیت کے لیے اپنی ذات کے حوالے سے راضی نہیں ہوں گے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ جو شخص اپنی 2 حکومتیں ختم کر کے، اور اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ وفاق کی حکومت کو بھی ختم کیا، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سفید بلڈنگ سے ایک سیاہ فیصلہ آیا اور حالات بدل گئے. عمران خان نے مرکز میں بھی اپنی حکومت کو ختم کیا، عمران خان نے صوبوں میں بھی اپنی حکومت کو ختم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا
کہ عوام کی طاقت کو حاصل کیا جائے, کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جی, وہ عوام, اور اگر ان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو پھر اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. خان صاحب کی یہی فلسفہ ہے جی, ون لائنر, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب جی مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جو مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیں جی, ایک تو رؤف حسن پر حملہ ہوا, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو آپ چھین لیں گے, تو پھر مذاکرات کس بات کے آپ کر رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے ان مذاکرات کے اس ڈھونگ کو بند کریں. انگیجمنٹ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اگر ریلیف آپ نے دینا ہی ہے آؤٹ آف کورٹ یا باقی معاملات میں, تو یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں یہ کبھی نہ آپ کرتے. اب یہ رانا ثناء اللہ جو کہتا ہے نا کہ اگر آپ ہم سے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سامنا خسروں سے ہی ہوگا, خواجہ سرے آپ کے سامنے آئیں گے, تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے. کب تک رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ سیاسی گھرانوں کی, سیاسی خاندانوں کے فرنٹ مین کے طور پر آ کر یہ بیانات دیتے رہیں گے؟ کب تک ایسے لوگ جو ہیں وہ نظام کے ٹھیکیداروں کے فرنٹ مین بن کر اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے؟ کیونکہ این ایف از این ایف, اور پاکستان کی عوام اب اس پورے معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے. اور ویورز, اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کی عوام اور عمران خان, آپ انہیں اب مائنس نہیں کر سکتے. جہاں پہ تناؤ کی بات آئے, عمران خان کو ریلیف نہیں بلکہ فیصلے ان کے میرٹ پر آپ کو دینے پڑیں گے, اور ان فیصلوں کے ذریعے عمران خان باہر آنا اب ٹھہر گیا ہے. اور اس لیے اب عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے آپ کو وعدہ معاف گواہ بھی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک وعدہ معاف گواہ پاکستان آ رہا ہے, اور وہ عمران خان کے خلاف اسے استعمال کیا جائے گا. ایسے ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. ویورز, یہ شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.